आर के नारायण, अक्टूबर 10, 1906 मई 13, 2001 का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। मुल्कराज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन के आरंभिक समय में बृहत्तरी के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में मानवीय उत्थान पतन की गाथा को अभिव्यक्त करते हुए अपने गंभीर यथार्थवाद के माध्यम से रचनात्मक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त, द बैचलर ऑफ आर्टिस्ट, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, महात्मा का इंचार्ज, द गाइड, मालगुरी का आदमखोर, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइंस, ए टाइगर फॉर मालगुरी टालकेटिव मैन, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ग्रैंड मदर्स टेल, संकलन मालगुरी की कहानियां, इन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज, ए हॉर्स एंड टू गोट्स, अंडर द बेनियन ट्री ऑन अदर स्टोरीज, ग्रैंड मदर्स टेल ऑन अदर स्टोरीज, निबंध नेक्स्ट संडे, रिलक्टेंट गुरु, ए राइटर्स नाइटमेयर, द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलर, अन्य कृतियां माई डेज, माई डेटलेस डायरी, द एमरल्ड रूट, गॉड्स, डेमन्स एंड अदर्स, द रामायण, द महाभारत। आप सुन रहे हैं सेल्वी अंग्रेजी कहानी आर के नारायण। बहुत ही रोचक कहानी लिखी है। अंत तक कहानी में बने रहें, आप अपने आप में बहुत ही बदलाव महसूस करेंगे। संगीत कार्यक्रम समाप्त होते ही दर्शक मंच पर चढ़ आते और ऑटोग्राफ लेने के लिए चारों ओर से घेर लेते। हिलने ही न देते। तब मोहन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता और पीछे घूमकर पुकार कर कहता, सेल्वी जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। वह कह सकती थी कि अभी बहुत समय है, लेकिन उसे मोहन का विरोध करने की आदत नहीं थी और इससे मोहन को उस पर अपने अधिकार की बात बताने का अवसर भी मिल जाता। इसलिए वह ऐसा कोई भी अवसर कभी नहीं छोड़ता था। फिर जब प्रशंसकों का दल उन्हें, खासतौर पर सेल्वी को, कार तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता तो वह मजाक के लहजे में जोर से कहता, इन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो यह दुनिया भर के लोगों को हस्ताक्षर ही देती रहेंगी, उठेंगी ही नहीं। समय की कीमत नहीं है इन्हें। जनता सेल्वी को बहुत विशिष्ट मानवीय प्रतिभा समझती थी, लेकिन मोहन ही उसके व्यक्तिगत जीवन से परिचित था। जब उसने उसे पहली दफा देखा तो कहा, असुंदर तो नहीं है, लेकिन कुछ सजावट मांगती है। उसकी भौहें, जो पहले बिखरी हुई थीं, अब तराश कर गोल कर दी गई। त्वचा का रंग, जिसे गोरा नहीं कहा जा सकता, बस बीच का ही था। उसे और निखारने के लिए मोहन ने और गालों पर लगाकर वह बहुत आकर्षक लगने लगती थी। मोहन यह भी नहीं चाहता था कि दूसरे यह कहें कि प्रसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वह महात्मा गांधी का भक्त रहा था, कई साल जेलों में गुजारे थे और हाथ से बुनी खादी के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं पहनता था तथा विलास से कोसों दूर रहता था। और तब वह अपनी पत्नी को भी किसी आधुनिक वस्तु का या सज्जा का उपयोग ही नहीं करने देता था। लेकिन कुछ समय बाद सिंगापुर के अपने एक परिचित से, जो सेल्वी का विशेष प्रशंसक था, उसे प्रसाधन की कुछ विशेष सामग्रियां प्राप्त हो गई थीं, जो सेल्वी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। परिचित ने इस तथ्य को गुप्त रखने का भी भरोसा दिया था। सेल्वी जब मंच पर आती तब सांवली न लगकर बहुत चमकदार लगती थी और यह बात लोगों में चर्चा और बहस का विषय बन जाती कि पता नहीं उसकी त्वचा का असली रंग क्या है। उसके जीवन और व्यक्तित्व के हर एक पहलू पर लोग तरह तरह के कयास लगाते। जहां भी 4 लोग इकट्ठे होते यही बात करते, खासतौर से बोर्डलेस रेस्तरां में, जहां नियमित रूप से आने वाले अपनी मेजों पर कॉफी पीते हुए शहर की सब सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। रेस्तरां का मालिक कैश काउंटर पर बैठा ये सब बातें, खासतौर से सेल्वी से संबंधित बातें, ध्यान से सुनता रहता। वह भी उसका एक भक्त था, दूर से ही सही
और वह अक्सर सोचता, देवी लक्ष्मी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। धन और समृद्धि के क्षेत्रों में मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी देवियों जैसे सरस्वती की मुझ पर कृपा अभी नहीं हुई है, जो आज हमारे बीच सेल्वी जैसी देवी गायिका के रूप में आ तो गई हैं। काश वही कभी मेरे हाथों से कॉफी और मिष्ठान्न स्वीकार करती तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब भी मैं उसके लिए कुछ भेंट लेकर जाता हूं तब यह मोहन ही दरवाजे पर उसे मुझसे ले लेता है और सूखा धन्यवाद देकर मुझे टरका देता है। वर्मा उन हजारों लोगों में एक था जो सेल्वी के प्रशंसक थे, लेकिन उसे दीवालों से घिरे एक किले में रखा जाता था। यही शायद उसका भाग्य था कि मानो बंद कमरों की जेल के भीतर रहे या बाहर दुनिया में हो, तो वहां भी इस जेलर की निगरानी में ही सब कुछ करे। वह एक क्षण के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। किसी के साथ जाने की तो बात ही दूर थी। वह 2 दशक से मोहन के साथ रह रही थी और उसके सामने कभी भी किसी से उसकी बात नहीं हुई थी। लोग सारे दिन उसके दर्शन करने आते रहते थे, लेकिन बहुत कम उसके समीप तक पहुंच पाते थे। कुछ से पहली मंजिल पर ही बात कर ली जाती, कुछ का भीतर आंगन में स्वागत कर लिया जाता, कुछ को सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया जाता। लेकिन ऐसा कोई न था जो उसके पास तक जा पाता था। सबको मोहन के सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के भी सेक्रेटरी से मिलकर ही लौट आना पड़ा था। परंतु कुछ चुने हुए व्यक्तियों को ऊपर हॉल में बहुत आडंबरपूर्वक ले जाकर गद्देदार सोफों पर बिठाया जाता। सामान्य लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं दी जाती थी। वे इधर-उधर पड़े स्टूलों पर चाहें तो बैठ सकते थे और जब तक चाहें इंतजार करते रह सकते थे और जब चाहें घर वापस जा सकते थे। उनका घर ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की एक बड़ी सी इमारत थी, जिसमें मीनारे, खंभे और बड़े-बड़े दालान थे। कभी सर फ्रेडरिक लॉली का निवास स्थल था, जिनकी मूर्ति शहर के चौराहे पर लगी थी, जिनके यहाँ 40 नौकरों की फौज 2 मंजिलों में बने 6 बड़े-बड़े हॉलों की सफाई करती थी। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। जिनके लंबे ऊंचे दरवाजे, गोथिक खिड़कियां और वेनिस नमूने के शटर्स थे और जो शहर से मेम्पी हिल्स जाने वाली सड़क पर 5 मील दूर कई एकड़ के विस्तार में फैला था। इसके मैदान में बड़े विशाल दरख्त थे, जिनमें से विशेष रूप से एक एल्म का पेड़ या पता नहीं यह ओक का पेड़ था या बीज का फाटक पर बड़ी शान से लगा था, जिसका बीज स्वयं सर फ्रेडरिक इंग्लैंड से लाए थे और जिसके बारे में कहा जाता था कि सारे देश में यह अपने ढंग का अकेला पेड़ है। इस बंगले में कोई नहीं रहता था, क्योंकि कहा जाता था कि सर फ्रेडरिक का भूत इसमें रहता है और भी बहुत सी अजीबोगरीब कहानियां इसके बारे में कही जाती थीं। जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तब से यह इमारत खाली पड़ी थी। मोहन ने पहले पहल इसे हथियाने की कोशिश की। कहा, मैं कोशिश करता हूँ, गांधी जी की अहिंसा ने देश से अंग्रेजों को भगा दिया। मैं उनका शिष्य हूँ और देखता हूँ कि उसी तरीके से इस बंगले के भूत को भगा सकता हूँ या नहीं। उसे इसके लिए पैसा भी मिल गया। सेल्वी ने एक फिल्म स्टार के गानों को अपनी आवाज दी तो इसकी फीस के रूप में सेल्वी के गानों पर वह अपने ओठ ही चलाता था और इससे उसे भी जबरदस्त ख्याति प्राप्त हो गई। लेकिन इसके बाद मोहन ने निश्चय कर लिया कि किसी और अभिनेता को वह सेल्वी की आवाज नहीं लेने देगा। मैं सेल्वी को उसके अपने गुण के सहारे स्वतंत्र रूप में ही खड़ा करूंगा। किसी मोटे अभिनेता के गायन की डमी के रूप में उसे नहीं काम करने दूंगा। इसके बाद धीरे धीरे योजनापूर्वक प्रचार द्वारा और मुंह-दर-मुंह उसकी प्रशंसा फैलाकर हर पत्रकार और महत्वपूर्ण संगीत समीक्षक का किसी न किसी उपाय से सहयोग प्राप्त करके उसने सेल्वी को प्रतिष्ठा की इस सर्वोच्च सीढ़ी तक पहुंचा दिया था। सालों की मेहनत का परिणाम था यह। अंत में
जब सफलता उसके पैरों को चूमने लगी तो उसके नाम में एक विशेष आकर्षण पैदा हो गया और हर हफ्ते किसी न किसी पत्रिका में उसका चित्र प्रकाशित होने लगा। हर जगह से उसकी मांग आने लगी, देश भर से संगीत कार्यक्रमों के आयोजकों की मोहन के दफ्तर में भीड़ लगी रहने लगी। किसी से वह कहता, आप अपना प्रस्ताव मेरे सेक्रेटरी के पास छोड़ जाइए, मैं अगली तिमाही का कार्यक्रम निश्चित कर आपको सूचित कर दूंगा। दूसरे से कहता, मेरा कार्यक्रम 1982 तक के लिए पूरा बुक है। अगर 1981 में किसी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। मुझे आप अक्टूबर 1981 में याद दिलाई, तभी मैं निश्चित उत्तर दे सकूंगा। बहुत से प्रोग्राम वह इसी कारण अस्वीकार कर देता कि सेल्वी की महत्ता बनी रहे। जब भी वह किसी का कार्यक्रम स्वीकार करता तो प्रार्थना या इसे याची कहीं कृतज्ञ महसूस करता, भले ही फीस बहुत ज्यादा क्यों न हो, जिसका आधा उसे कैश के रूप में और बिना किसी रसीद के तत्काल देना पड़ता था। वह कभी कभी अपनी कार्यविधि बदल भी देता था। वह कहता कि इस प्रोग्राम से होने वाली सारी आमदनी किसी फैशनेबल समाजसेवी संस्था को दान में दी जाएगी, जिसके साथ देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम भी जुड़े हों। वह फीस के रूप में तो कुछ भी नहीं लेता था, लेकिन खर्चों की रकम कैश ले लेता था, जिससे उसकी पूरी भरपाई हो जाती थी। आर्थिक मामलों में वह चतुर था और जानता था कि कैसे अच्छी आमदनी की जाए और यह भी इनकम टैक्स वालों से भी कैसे बचकर रहा जाए। वह बंगले के बरामदे या लॉन में हाथ पीछे बांधे टहलता रहता और सोचता रहता कि कैसे क्या किया जाए जिससे लोग और पैसा सब उसके काबू में रहें। टहलते टहलते वह अचानक रुक जाता, अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कोई चिट्ठी या मजमून डिक्टेट कराता या फोन उठाकर किसी से देर तक बात करता रहता। धंधे से जुड़े कामों के सिवा वह जनसंपर्क पर भी विशेष ध्यान देता और सब महत्वपूर्ण पार्टियों में शामिल होने के अलावा अपने लॉली टेरेस में भी शानदार पार्टियां आयोजित करता, जिनमें जाने माने स्त्री पुरुषों को बुलाता और खिलाता पिलाता। उसके अतिथियों में अक्सर विदेशी भी होते और उसकी दीवालों पर सेल्वी को लिए उसके अनेक प्रख्यात व्यक्तियों के साथ फोटो टंगे थे, जैसे टीटो बुलगानेन, यहूदी मेनोहेन, जॉन कैनेडी, नेहरू परिवार के लोग, पोप चार्ली चैपलिन, योगी, खिलाड़ी, राजनेता इत्यादि, जिनके साथ विशेष अवसरों पर ये फोटो लिए गए थे। बोर्डलेस रेस्तरों में सेल्वी की प्राइवेट जिंदगी के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए जाते थे। मेजों पर चलती बातचीत से वर्मा को पता चला था कि विनायक मुदाली स्ट्रीट के पीछे की गली में उसे उसकी मां ने पाला था। छोटा सा घर था जिसकी टाइलें उखड़ रही थीं। पास में इतना पैसा नहीं था कि इन्हें बदलवाया जाए या छत की टाइलों को ही कामचलाऊ ठीक करा लिया जाए। मां ने ही उसे संगीत सिखाया था और उसका भाई और छोटी बहन संगत करते थे। तब मार्केट स्ट्रीट पर मोहन की एक फोटो की दुकान थी। एक दफा सेल्वी को स्कूल में गाने के लिए पहला इनाम मिला तो उसकी माँ स्कूल की मैगजीन के लिए फोटो खींचाने उसे लेकर यहाँ आई। फिर मोहन ने कभी कभी उसके यहाँ जाना शुरू कर दिया, जैसे परिवार का हितचिंतक हो, जहाँ घर की अकेली कुर्सी पर बैठकर वह कॉफी पीता और इस तरह व्यवहार करता जैसे उन सबको सही राय और सहायता देना उसी का काम है। कभी कभी वह सेल्वी से गाने के लिए कहता और कुछ देर बाद गाना सुनते हुए कुर्सी से उठकर जमीन पर पालथी मारकर और आंखें बंद कर इस तरह बैठ जाता मानो वह उसके संगीत में पूरी तरह डूब गया है और यह दिखाता जैसे इतने अच्छे कलाकार का गाना ऊंची कुर्सी पर बैठकर सुनना जबरदस्त अपराध है। हर रोज वह परिवार की कुछ न कुछ सेवा करता और इस तरह कुछ समय में उसने घर का सारा इंतजाम अपने ऊपर ले लिया। अब बोर्डलेस में कोई निश्चित रूप से यह नहीं बता पाता था कि किस दिन से उसने सेल्वी को अपनी पत्नी बताना शुरू कर दिया या कब, कहाँ और किस प्रकार उनकी शादी हुई थी। उसकी माँ, भाई और बहन 6 बड़े बड़े कमरों के भवन में जाते तो दांत काट काट कर उसकी ऊंची ऊंची छतों और खंभों को देखते फिरते, लेकिन सेल्वी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वह इसमें ऐसी निरपेक्ष होकर घूमती जैसे किसी म्यूजियम में घूम रही है। शुरू में मोहन को इससे बहुत निराशा हुई। उसने पूछा,
तुम्हें यह मकान कैसा लगा? तो सेल्वी ने जवाब में इतना भर कहा, काफी बड़ा है। उसने सेल्वी को हर कमरे और बरामदे में ले जाकर घुमाया और मकान का रोचक इतिहास भूत की बात छोड़कर भी बताया, लेकिन वह चुपचाप सुनती रही। कोई रुचि नहीं दिखाई, जैसे उसका मन यहाँ नहीं कहीं और था। वे कंपनी के दिनों की उन विशालकाय कुर्सियों पर बैठे थे, जिन्हें चूंकि साथ नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए यहीं छोड़ दिया गया था। उसने इस विशाल शानदार फर्नीचर के बारे में भी, जिन पर वह बैठी थी, कुछ नहीं कहा। बाद में संगीत के सैकड़ों कार्यक्रमों में उसे प्रस्तुत करने के बाद मोहन को ज्ञात हुआ कि वातावरण से अछूते रहना वास्तव में उसका स्वभाव ही है। सच्चाई यह थी कि कोई भी स्थान हो, महल या 5 तारा होटल में शानदार कमरे जिनमें अनेक सेवक तैनात रहते थे, या छोटा सा कस्बा या गांव का घर हो जहां ना कोई सुविधा है न प्राइवेसी, सब जगह वह प्रसन्न और संतुष्ट रहती थी और कार्यक्रम में जाने के लिए ठीक समय पर नहा धोकर जरूरी साज सज्जा के साथ तैयार रहती थी। ज्यादातर वह यह भी नहीं जानती थी कि उसे गाने के लिए कहाँ ले जाया जा रहा है, न यह पूछती थी कि इस कार्यक्रम की क्या फीस मिली है। जब भी मोहन कहता, सामान बांधो और तैयार हो जाओ, तो वह तुरंत बक्स में अपने कपड़े और साज सज्जा का सामान तथा टॉनिक की शीशियां रखकर तैयार हो जाती। वह कभी यह न पूछती कि कहाँ जा रहे हैं। जब उससे कहा जाता कि रिजर्व सीट में बैठना है या अगले ही स्टेशन पर उतरना है, तो वह उसी तरह तैयार रहती। वह न कुछ पूछती थी, न कोई मांग करती थी और न शिकायत करती थी। लगता था कि वह न कुछ देख रही है, न अनुभव कर रही है और अपने ही भीतर किसी गुप्त भाव या गीत की धुन में लीन है। चौथाई सदी में वह राष्ट्रीय ख्याति की गायिका बन गई और देश तथा देश के बाहर दूर दूर तक घूम आई। उसे संगीत की देवी कहा जाने लगा। कहीं भी जब उसके कार्यक्रम की घोषणा की जाती, टिकट खरीदने के लिए लाइनें लग जाती, बहुतों को सीट भी नहीं मिलती। जब वह मंच पर उतरती तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठता और लोग उसे ऐसे देखते जैसे किसी देवी को प्रकट होते देख रहे हैं। जब वह बैठती, गला साफ करने के लिए जरा सा खेंखारती और साजिंदों को अपने वाद्यों पर संगत करने का समय देने के लिए धीमे से गुनगुनाती, तो हॉल में एकदम शांति छा जाती। उसकी आवाज में एक ऐसी अनोखी लय तथा विस्तार था जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता। उसका संगीत सामान्य असंस्कृत व्यक्तियों के साथ साथ पंडित, विद्वान तथा विशेषज्ञ के लिए समान रूप से आकर्षक था और संगीत को पसंद न करने वाले व्यक्ति भी इन सम्मेलनों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से जाते थे। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी यह जरूर बताएं। कार्यक्रम कहीं भी हो, मद्रास, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क या सिंगापुर में, मोहन हमेशा सामने की पंक्ति में सबसे बीच की सीट पर बैठता और गायिका को इस तरह देखता रहता कि लोग सोचते कि या तो वह उसके गायन में खो गया है या अपनी भावना से उसे संचारित और प्रेरित कर रहा है। लेकिन उसकी आंखें भले ही गायिका की ओर होती, मन में वह आर्थिक समस्याओं के जटिल गणित को हल करने में व्यस्त रहता। साथ ही चुपचाप यह भी भांपता रहता कि कहीं कोई टेप रिकॉर्डर तो काम नहीं कर रहा है जो गीतों को भर ले। वह किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग की अनुमति कभी नहीं देता था और यह भी भांपता रहता कि अगल बगल बैठे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर गायन का क्या कैसा प्रभाव पड़ रहा है। हर कार्यक्रम की वह विस्तृत योजना बनाता था। दोपहर बाद वह सेल्वी के साथ बैठता और मुलायमियत परंतु दृढ़ता के साथ उसे बताता, तुम कल्याणी वर्णम से आरंभ करना चाहोगी लघु वाले से? जवाब में वह हाँ कहती। इसके अलावा और कोई शब्द उसके मुख से कभी निकला ही नहीं था। मोहन आगे कहता, इसके बाद बेगार में त्यागराज का गीत विपरीत राग पेश करना ही ठीक रहेगा। और इस प्रकार वह 4 घंटे का पूरा कार्यक्रम निश्चित कर देता। इन श्रोताओं में पल्लवी गाना ठीक नहीं होगा, इसकी जगह थोड़े को जरा विस्तार से गा देना। इसके बाद तुम जो चाहो प्रस्तुत करना, हल्के भजन, जावली या लोकगीत। हालांकि इस स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं था क्योंकि पहले रागों में ही 4 घंटे निकल जाते और नियम के अनुसार कोई भी कार्यक्रम 4 घंटे से अधिक नहीं जाना चाहिए। वह अक्सर सोचता, इस मार्गदर्शन और योजना के बिना वह पता नहीं क्या करने लगे, इसे तो कोई नहीं समझता। हर व्यक्ति मोहन की चापलूसी इस आशा से करता कि उसे गायिका के पास जाने का मौका मिल जाएगा। मोहन विशिष्ट व्यक्तियों की जरूर प्रोत्साहित करता कि वे लॉली टेरेस में आए और उससे मिले। ऐसे किसी व्यक्ति के आने पर
वह उसे सेंट्रल हॉल में इज्जत से बिठाता और फिर सेल्वी को आवाज देकर बुलाता। देखो, अमुक अमुक आए हैं। यह अमुक अमुक कोई साधारण नाम न होते। यह या तो कोई मिनिस्टर होता, या पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल, या किसी कपड़ा मिल का मैनेजिंग डायरेक्टर, या किसी समाचार पत्र का संपादकीय। सब मोहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहते जिससे सेल्वी उन्हें परिवार के विशेष मित्र के रूप में जाना जा सके। सेल्वी बुलाए जाने के 10 मिनट बाद पूरी तरह तैयार होकर बाहर आती और बड़ी अच्छी तरह अपना रोल अदा करती। प्यारी मुस्कान और नमस्ते कोमलता से हाथ जोड़कर स्वागत, जिससे विशिष्ट व्यक्ति के शरीर में फुरफुरी की एक लहर सी दौड़ जाती। जिसके बाद वे उसके पिछले कार्यक्रम का जिक्र करते और बताते कि उससे वे कितने प्रभावित हुए थे और किस तरह उस कार्यक्रम का अमुक राग पूरी रात उनके मन में गूंजता रहा। इस प्रश्न के उत्तर में सेल्वी बहुत उपयुक्त यह उत्तर देती, मुझे खुशी है कि आप जैसी योग्यता के व्यक्ति को मेरे छोटे से गीत से आनंद प्राप्त हुआ है। मैं इससे बहुत सम्मानित अनुभव करती हूँ। इसी के साथ मोहन कोई हल्का सा मजाक या कोई बात कहकर बीच में घुसने की कोशिश करता। वह किसी भी मेहमान को, वह चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, सेल्वी के ज्यादा निकट नहीं आने देना चाहता था और सही समय पर बीच में प्रवेश कर जाता था। भेंट के अंत में मोहन प्रसन्न होता कि उसके मार्गदर्शन के ही अनुसार सेल्वी बात करती, मुस्कराती और आदर सत्कार करती थी। उसे ख्याति के इस शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए वह स्वयं को बधाई देता। मेरे प्रयत्नों के बिना सेल्वी विनायक मुदाली स्ट्रीट की अपनी माँ, भाई और बहन की तरह साधारण कलाकार ही बनी रहती। उससे आगे बिल्कुल भी न बढ़ पाती। मुझे खुशी है कि मैं उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल रहा। विनायक मुदाली स्ट्रीट के वातावरण से बाहर निकालने के लिए उसने बहुत धीरे धीरे और बड़ी कुशलता से उसे माँ, भाई और बहन से अलग करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका अपने परिवार से मिलना कम होता गया। शुरू के दिनों में हर हफ्ते गाड़ी उन्हें लेने जाती, लेकिन जैसे जैसे सेल्वी के बाहर जाने के कार्यक्रम बढ़ते गए, उसका परिवार उसके जीवन से बाहर होता गया। सेल्वी ने एकाध दफा मोहन से अपनी माँ के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कहा, वे ठीक ही होंगी, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब समय ही कहाँ है। जब कभी हमें यहाँ 3 दिन रहने को मिलेंगे तो मैं उन्हें बुला लूँगा। इतना समय उन्हें बहुत कम ही मिलता था। ज्यादातर वे रेल या कार से वापस आते और 24 घंटे के भीतर ही कहीं और के लिए रवाना हो जाते। फिर जब कभी उन्हें समय भी मिलता और वह माँ का जिक्र भी करती तो मोहन गुस्से से कहता, ठीक है, मैं मणि को विनायक मुदाली स्ट्रीट भेजेगा, लेकिन कभी और अभी नहीं। मैंने गवर्नर साहब को कल लंच के लिए निमंत्रित किया है और वे तुम्हारा गाना सुनना चाहेंगे, सिर्फ आधा घंटा। उसके दूसरे दिन सेल्वी हिचकती हुई कहती और वह उसकी बात अनसुनी करके टेलीफोन करने चला जाता। सेल्वी समझ जाती और इसके बाद फिर कभी माँ की चर्चा न करती, लेकिन वह मन ही मन में घुटती रहती। मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती, उसके अलावा और कौन था जिससे वह अपने मन की बात कह सके। मोहन ने समझ लिया कि अब उसने माँ की बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो वह यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि सेल्वी अपने इस मोह से उबर चुकी है। यह बहुत अच्छी बात है, कोई बच्चा ही अपनी माँ के लिए मचलता है। उसने फिर अपनी पीठ ठोंकी कि वह सेल्वी को सही ढंग से चला रहा है। इस तरह महीने और फिर साल गुजरते चले गए। सेल्वी ने इसका हिसाब नहीं रखा था। वह मशीन की तरह जो उससे कहा जाता उस पर आचरण करती रही और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करती रही। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वह कलकत्ता में थी और यहाँ एक के बाद एक कार्यक्रमों में भाग ले रही थी। जब उसे यह समाचार मिला तब उसने होटल के कमरे से बाहर निकलने से इनकार कर दिया और सब कार्यक्रम रद्द कर देने को कहा। मोहन जब कमरे में उसे समझाने गया तो उसके बिखरे बाल और लगातार बह रहे आंसू देखकर चकित रह गया। रेल यात्रा के दौरान वह खिड़की से बाहर ही देखती रही और बातचीत में लगाने के मोहन के सब प्रयत्न व्यर्थ हुए। उसे सेल्वी के इस व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। यद्यपि वह ज्यादा बात कभी नहीं करती थी, लेकिन बातों को सुनती जरूर रहती थी और कभी कभी बीच में एकाध शब्द बोल
भी देती थी, लेकिन 36 घंटे के इस लंबे सफर में उसने न एक बात की और न मोहन की ओर देखा। घर पहुंचकर मोहन ने उसे तुरंत विनायक मुदाली स्ट्रीट पहुंचाने का प्रबंध किया और शोक व्यक्त करने स्वयं भी उसके साथ गया, यह सोचकर कि सेल्वी को यह अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ के वातावरण में सफेद खादी के इस्त्री किए कपड़े पहने मोहन बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी कार ने गली का आधा हिस्सा घेर लिया। सेल्वी की बहन ने शादी कर ली थी और कई बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती थी। वह नहीं आ सकी थी। उसके भाई का भी पता नहीं था कि कहाँ है। एक पड़ोसी ने आकर मां की मृत्यु का विवरण दिया और बताया कि उसने ही उसका दाह संस्कार आदि सब कार्य संपन्न कराया है। मोहन ने उसकी यह लंबी कहानी रोकने की भी कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई गैर आदमी सेल्वी से सीधे बातचीत करे। लेकिन सेल्वी ने मोहन से कहा, आप चाहें तो टेरेस वापस जा सकते हैं, मैं यहीं रहूंगी। मोहन को उससे इस तरह बात करने की उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बाद में गाड़ी भेज दूंगा। कब भेजें गाड़ी? कभी नहीं, अब मैं पहले की तरह यहाँ रहूंगी। यह कैसे हो सकता है इस गली में? परंतु सेल्वी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बोली, माँ मेरी गुरु थी, यहीं उसने मुझे संगीत की शिक्षा दी और यहीं वह मरी। मैं भी यहीं रहूंगी और यहीं मेरा देहांत होगा। जो उसके लिए अच्छा था वह मेरे लिए भी अच्छा है। पूर्णविराम। मोहन ने उसे इतना कठोर और वाचाल नहीं पाया था। इतने सालों तक वह कह और कर सकेगी, इसकी आशा ही नहीं थी। मोहन थोड़ी देर ठहरकर इंतजार करता रहा कि शायद उसका दिमाग बदल जाए। इसी के साथ पड़ोसी बड़े विस्तार से मां के अंतिम समय पर क्या और कैसे उसे करना पड़ा यह कथा सुनाए चला जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो और कैसे तुम्हें खबर भेजे, इसलिए हम ही उसे नदी पर ले गए। चिता तैयार की और मैंने ही अग्नि दी और फिर राख सरयू में प्रवाहित कर दी। मैं उसे बचपन से जानता था, चाची कहकर पुकारता था, और जब तुम संगीत का अभ्यास करती थी मैं सामने पालथी मारकर शांति से सुनता रहता था। हालांकि बाद में जब तुम्हारे कार्यक्रम होने लगे तब मैं तुम्हारे पास भी नहीं जा सकता था, न मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे होते थे। मोहन परेशानी से यह सब देखता रहा। सेल्वी ने अब तक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। उसने अब न किसी से बात की थी। मोहन परेशानी से यह सब देखता रहा। सेल्वी ने अब तक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। उसने अब न किसी से बात की थी, न किसी कंपनी का प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद एक मिनट भी वहां रुकी थी। आज उसका व्यवहार बिल्कुल भिन्न था। आज उसने मोहन के इशारे की उपेक्षा की थी और पड़ोसी जो सब बताता जा रहा था उसे ध्यान से सुन रही थी, जिससे उसे भी लग रहा था कि वह परिवार के कुछ काम आया। काफी इंतजार के बाद मोहन चलने के लिए उठा। पूछा, तुम्हें यहाँ क्या क्या भेज दूं? कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। मोहन ने देखा कि उसने अपने कपड़े उतारकर एक पुरानी साड़ी पहन ली है और जेवर वगैरह भी उतार दिए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ जरूरत नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कैसे रहोगी तुम? कोई उत्तर नहीं आया। फिर उसने धीरे से पूछा, और भोपाल में कई कार्यक्रम हैं, उन्हें तारीख बदलने को कह दो, जो चाहो करो। इसका क्या मतलब हुआ? इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं आया। वह बाहर निकला और कार पर बैठकर चला। अब तक कार के इर्द गिर्द जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी वह अब सेल्वी की ओर मुड़ी। वह उसे एकटक देखने लगे। अब तक जो सबके लिए बहुत दूर की चीज थी, ऐसा महल था जिसमें कोई घुस नहीं सकता था, जो सबके लिए अब तक एक कहानी थी, एक रहस्य थी। किसी ने कहा, तुम अंतिम समय में अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं आई? वह तुम्हें बहुत याद करती थी। यह सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। 3 दिन बाद मोहन फिर वहां आया। बोला, 30 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें मानद उपाधि देने जा रही है। यह सुनकर उसने जरा सा सिर हिलाया। प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्षता करेंगे। काफी दबाव पड़ने पर उसने बस इतना ही कहा, अब मुझे इस सब में मत घसीटो, मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं अकेली ही रहूंगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इसमें चली चलो, इसके बाद जो चाहो।
करना वहां न जाना ठीक नहीं होगा, सिर्फ एक दिन दिल्ली में फिर तुरंत वापस लौट आएंगे। और अगले महीने के लिए तुमने ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पूर्णविराम। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखों से लगता था कि यह उसका मसला नहीं है, इससे मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, सिर्फ यह वायदा पूरा कर दो। चारों तरफ इकट्ठी भीड़ में जो उसकी एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सेल्वी से बात करना कठिन हो रहा था, वह चाहता था कि अकेले में बात करने का मौका मिले, लेकिन इस घर में एक ही कमरा था जहां सब लोग आते जाते और बैठते रहते थे। अगर वह अकेली मिल जाए तो या तो वह उसे मना लेगा या उसकी गर्दन मरोड़ देगा। वह बहुत दुखी और निराश था और अचानक घर छोड़कर चला गया। एक सप्ताह बाद वह फिर आया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सेल्वी ने न उसका स्वागत किया न लौट जाने को कहा। मोहन ने उसे गाड़ी में आने को कहा। इस दफा वह छोटी कार लाया था, उसने इनकार कर दिया। आखिरकार वह औरत काफी बूढ़ी हो गई थी। वह सोचने लगा, यह आदमी इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसने शोक मनाने के 4 हफ्ते सेल्वी को दिए और इसके बाद फिर आया। इस बार उसने देखा कि घर पूरा भरा है, बाहर तक भीड़ लगी हुई है। इनके सामने हाथ में तंबूरा लिए सेल्वी इस तरह गा रही है जैसे किसी बड़े हॉल में होने वाले कार्यक्रम में गा रही हो। साथ में संगत करने के लिए कहीं से एक वायलिन वादक और तबलची भी आ गए हैं। यह अपनी कला का गलत इस्तेमाल कर रही है। मोहन ने सोचा। सेल्वी ने उसे देखकर कहा, आओ बैठो। मोहन एक कोने में बैठ गया, थोड़ी देर सुनता रहा, फिर चुपचाप निकलकर चला गया। इसके बाद वह जब भी यहाँ आता उसे इसी तरह लोगों के सामने गाते देखता। यह खबर चारों ओर फैल गई कि वह मुफ्त में संगीत सुनाती है, तो दूर दूर से लोग कारों, साइकिलों पर और पैदल उसे सुनने यहाँ आने लगे। वर्मा एक सुनहरे कागज से मढ़े डिब्बे में उसके लिए मिठाई लेकर आया और अपनी देवी को यह भेंट देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना पूरी कर ली। सेल्वी किसी से बेकार कोई बात नहीं करती थी। वह हमेशा चुप और जैसे अपने ही भीतर डूबी रहती और कौन आता है या कौन जाता है इस पर ध्यान नहीं देती थी। मोहन ने सोचा कि रात को शायद उससे अकेले में बात करने का अवसर मिलेगा। एक दिन रात को 11 बजे उसने अपनी गाड़ी मार्केट रोड पर खड़ी की और पैदल विनायक मुदाली स्ट्रीट में घर तक पहुंचा। दरवाजे पर उसने धीरे से आवाज दी, सेल्वी, यह मैं हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में याचना भरी थी जो अंधेरे घर में गूंज गई। सेल्वी ने खिड़की को धीरे से खोला और दृढ़ता से कहा, चले जाओ, इस समय किसी के घर आना ठीक नहीं है। मोहन की आवाज गले में ही अटक गई। कृतघ्न औरत, कहते हुए वह वापस लौट पड़ा। समाप्त। कहानी में अब तक बने रहने से यह पता चलता है कि आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत ही मज़ेदार रोचक व्यक्ति हैं। आखिरी तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। कहानी अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एवरीथिंग इज गुड बट इंडिया इज द बेस्ट। भारत माता की जय।